यहाँ का आम आदमी स्टैंडर्ड से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं पे यहाँ के नेता फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। एक तरफ रोड के गड्ढे कम नहीं हो रहे, वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी टोल टैक्स भरता ही जा रहा है। यहाँ पर 15 साल के बच्चे को पता होता है कि आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना होता है, पर हमारे पुलिस को नहीं पता। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस है तो उसे इलेक्शन में बैन नहीं किया जाता। वहीं पे अगर कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसे एक छोटे से क्लर्क की जॉब के लिए भी दिक्कत आ जाती है। जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी EDR और नेशनल इलेक्शन वॉच यानी न्यू, इन दोनों ने इंडिया के 776 MPs में से 763 MPs के सेल्फ सेवन एफिडेविट को एनालाइज किया तो ये सामने आया। हमारे 763 MPs में से करीबन 306 यानी करीबन 40% सिटिंग MPs ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केसेस थे, और तो और हमारे 194 यानी करीबन 25% सिटिंग MPs ऐसे थे जिन पर मर्डर, किडनैपिंग, रेप जैसे सीरियस केसेस थे। अब ये तो सिर्फ हमारे MPs का डेटा है, इनमें हमारे MLAs भी पीछे नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे 4001 MLAs में से करीबन 1777 यानी करीबन 40% MLAs ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केसेस थे, और तो और हमारे 1136 यानी करीबन 28% MLAs ऐसे थे जिन पर मर्डर, किडनैपिंग, रेप जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस थे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब सोचो किसी देश के जो शासक है उनके ऊपर ही इतने क्रिमिनल चार्जेस है तो उस देश का जो क्राइम रेशियो है वो कितना बड़ा होगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2022 में इंडियन पिनल कोड के अंदर करीबन 3 मिलियन से ज्यादा क्रिमिनल केसेस को रिपोर्ट किया गया था, जिसमें करीबन 4 लाख क्रिमिनल केसेस तो यूपी से ही थे। इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस है उनको ये पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती ही क्यों है? कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं है कि जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। दरअसल इसके 2 रीजन है। हमारे देश में पॉलिटिक्स को लेकर एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है कि अगर पॉलिटिक्स में जाना हो तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना ही चाहिए, और मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में ये रहता है कि नेता इक्वल टू क्रिमिनल, जिसकी वजह से कोई एजुकेटेड पर्सन पॉलिटिक्स में जाना इग्नोर ही करता है। इसकी वजह से इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसा कैंडिडेट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है जिस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो। एंड सेकंड रीजन इज विन रेट। ADR के एक रिसर्च के मुताबिक क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये मनी मसल का एक परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। फिर वो पार्टी के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग करनी हो, या पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना हो, या किसी कैंपेन के लिए फंड इकट्ठा करना हो, ये हर एक चीज़ में माहिर होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बन जाते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस है तो उसे इलेक्शन में बैन नहीं किया जाता। वहीं पे अगर कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसे एक छोटे से क्लर्क की जॉब के लिए भी दिक्कत आ जाती है। इंडिया में हर 4 कैदियों में से 3 कैदी ऐसे है जो किसी क्राइम में गिल्टी तो साबित नहीं हुए पर फिर भी उन्हें जेल में कैद करके रखा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें आम आदमी के लिए होती है, इसमें पॉलिटिशियंस को छूट दी जाती है, बाकी किसी के लिए नहीं। आप में से कई लोगों के माइंड में आया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का तो समझ में आता है कि उनकी मजबूरी है, पर ये जो वोटर्स है ये इन क्रिमिनल्स को क्यों वोट देते हैं, राइट? इसके पीछे का रीजन है कास्ट और सिस्टम फेल्योर, जिसकी वजह से मजबूरी में लोगों को इन क्रिमिनल्स को वोट करना पड़ता है। आज की डेट में अगर आपको किसी पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी कंप्लेंट या कोई FIR भी करनी हो तो आपको एक जुगाड़ करना पड़ता है। वहीं पर आप अगर आपके किसी कास्ट वाले नेता या किसी के एक्टिविस्ट के पास जाते हो तो उसके जरिए आपका काम हो जाता है, जिसकी वजह से मजबूरी में इन लोगों को इनको वोट करना पड़ता है। ये नेता लोग आपका काम तो करते हैं पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि ये वीक सिस्टम कभी स्ट्रांग ना हो। किसी भी इलेक्शन में जीतने का सबसे आसान तरीका है कि कोई एक एरिया डिसाइड कर लेने का, उस एरिया में जो माइनॉरिटीज रहते हैं उनका रॉबिन हुड टाइप या बाहुबली बनकर सिस्टम से उनके काम करवा के देने की, बस हो गई कुर्सी तुम्हारी। और अगर आपको लगने लगा कि लोगों में समझ आ गई है तो एक हाथ 2 दंगे करवा के देने की, लोग मजबूर हो जाएंगे आपको वोट देने के लिए। ये नेता लोग आपको हमेशा ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम खराब है और मैं आपको इस सिस्टम से बचा लूंगा। इस तरह से ये लोगों के हक के लिए लड़ते लड़ते खुद अमीर बन जाते हैं। यहाँ का आम आदमी स्टैंडर्ड से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं भी यहाँ के नेता फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। एक तरफ रोड के गड्ढे कम नहीं हो रहे, वहीं पर दूसरी तरफ आम आदमी टोल टैक्स भरता ही जा रहा है। रोड से याद आया कि ये नेता लोग जब किसी रोड का काम करवाते हैं तो ये लोग हर टाइम वाटर पाइपलाइन या इलेक्ट्रिक लाइन डालना क्यों भूल जाते हैं? अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो पैसे कमाएंगे कैसे? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अकॉर्डिंग 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था। इलेक्शन के बारे में पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। अब अगर कोई इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन में जीतेगा तो क्या वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे पर आपस में कितना लड़ती है, और जैसे ही बात ट्रांसपेरेंसी और पार्टी फंडिंग की आती है तभी सारी की सारी पार्टीज एक साइड में आ जाती है। 2013 में बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा था कि बीजेपी और कांग्रेस देश के लॉ को तोड़कर बाहर से पैसा ले रही है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तब ADR की तरफ से 2 लॉयर्स इस केस को लड़ रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर देश के 12 बड़े लॉयर्स की फौज खड़ी कर दी थी।
आपने देखा होगा कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हर मुद्दे पर अलग अलग बात करती है, पर क्या कभी सोच सकते हो कि ये दोनों पार्टीज किसी मुद्दे पर एक हो सकती है? ये केस पूरे 1 साल तक चला था। फिर 28 मार्च 2014 को हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, जिसमें हाई कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद 6 महीने के अंदर इन दोनों पार्टी के ऊपर एक्शन होने वाला था। अब हाई कोर्ट ने कह दिया तो इन पर एक्शन तो होना चाहिए था, राइट? लेकिन इन दोनों ने मिलकर पार्लियामेंट में एक बिल पास किया। इसमें इन्होंने ये जो FCRA एक्ट है इसी को बदल दिया। इससे हुआ है कि ये जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है यही बदल गई, जिसके रिजल्ट में ब्रिटिश कंपनी से ली गई इलीगल पार्टी फंडिंग लीगल हो गई। ये लोग पार्टी फंडिंग में कभी ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना बड़ा स्कैम सामने आया। एक बार ये नेता लोग पावर में आने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और अगर कोई पुलिस वाला इनके हिसाब से नहीं चलता तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे, इनको इनके 18 साल के करियर में 19 बार इनका ट्रांसफर किया जा चुका है। इनके जैसे ही एक और एग्जाम्पल है अशोक खेमका, इनको तो इनके 30 साल के करियर में 55 बार इनका ट्रांसफर किया जा चुका है। इंडिया में 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 153 पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहीं पर हर एक पॉलिटिशियन के लिए मिनिमम 3 पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब ये जो रॉबिन हुड है, जिन पर इतनी क्रिमिनल केसेस है, इनको पुलिस सिक्योरिटी की क्या जरूरत? उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए कितना गंदा सीन होगा। जिन लोगों के ऊपर मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे चार्जेस है, उनके आगे पीछे इनको घूमना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ के सभी लोगों को पता होता है कि नशा करने की चीजें कहाँ पर मिलती है, पर हमारे पुलिस को इसके बारे में नहीं पता होता है। हमारा सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसकी वजह से पुलिस चाहकर भी इनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकती। ये सिस्टम हमारे नेताओं को बहुत अच्छे तरीके से सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा उस दिन इन नेताओं का दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही इन नेताओं को बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसलिए ये लोग इस सिस्टम को कभी स्ट्रांग होने ही नहीं देते। इंडिया एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आम आदमी पुलिस से सेफ फील करने की जगह पुलिस से डरता है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 5 लोगों में से 2 लोग पुलिस से डरते हैं। इसीलिए आम इंसान पॉलिटिक्स और पुलिस से दूरी बनाए रखना ही प्रेफर करता है। इंडिया की 66% आबादी की एज 35 साल के नीचे है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि टॉप यंग पॉलिटिशियंस इन इंडिया, तब आपको पता चलेगा कि एक भी पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं है कि जिसकी फैमिली का कोई कनेक्शन पॉलिटिक्स से ना हो। हमारे लोकसभा का एवरेज एज 54 है और हमारे राज्यसभा का एवरेज एज 64 है। अगर हम 1-2 केस छोड़ दे तो आम इंसान के लिए पॉलिटिक्स में घुसने के चांसेस ना के बराबर है। आज इंडिया में 83% यूथ अनएम्प्लॉयड है, यानी बच्चों का एजुकेशन तो हो रहा है पर उनके पास आउट होने के बाद उनको जॉब्स ही नहीं है। ये हमारे एजुकेशन का फेल्योर नहीं तो क्या है? मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्यों ब्लेम कर रहा हूँ? क्योंकि कोई भी कंपनी हो वो अपना प्रॉफिट देखती है, और कंपनी का प्रॉफिट तभी आता है जब कंपनी का एम्प्लॉय स्किल्ड और प्रोडक्टिव हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर स्कूल और कॉलेज किसी स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाने में कैपेबल ही नहीं है तो वो स्टूडेंट से इतना पैसा क्यों लेते हैं? अगर हम कॉलेजेस को भी देखेंगे तो हर कॉलेज की लिंक किसी न किसी पॉलिटिशियंस के साथ होंगी ही होंगी। इस पर सताक्षी शर्मा, जो इंटरनेशनल अफेयर्स की एडवाइजर रह चुकी है और अभी ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की को-फाउंडर है, इन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इनका कहना था कि आज की डेट में अगर किसी यंग प्रोफेशनल को यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी हो तो उसके पास मुंबई जैसे शहर में मिनिमम 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए, और एक क्राइटेरिया वही इंसान पूरी कर सकता है जिसके पास ब्लैक मनी हो। इसी की वजह से आज की डेट में मोर देन 90% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिशियंस ओन करते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास तो इतना ब्लैक मनी होता है। इन पॉलिटिशियन ओन यूनिवर्सिटीज का पहला फोकस प्रॉफिट बनाकर अपनी जेब भरना होता है, ना कि क्वालिटी एजुकेशन देकर फ्यूचर लीडर्स को क्रिएट करना। एज ए सिटीजन हमने इस एजुकेशन प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट होता है ये मानना ही भूल गए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इस पर गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए। हम इनसे क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर की डिमांड करना ही भूल गए। हम बस इनकी मैनिफेस्टो में रिलीजियस मुद्दे देखते और खुश हो जाते हैं। हम इस प्रॉब्लम को एकदम से तो बंद नहीं कर सकते, पर इसे रोक जरूर सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इलेक्शन में वोट करते टाइम हम किसी क्रिमिनल को वोट ना दें, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इलेक्शन में पूरे क्रिमिनल्स ही खड़े हो जाए। अगर हमने इन्हें 2-3 बार वोट करना बंद कर दिया तो ये अपने आप पॉलिटिक्स में आना बंद कर देंगे। ये मैंने जो भी कुछ बोला ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बोला है। ये प्रॉब्लम हमारे पूरे सिस्टम में है और हम इसे बंद कर सकते हैं बाय वोटिंग द राइट पर्सन। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को एंड करूंगा कि अगर पॉलिटिक्स एक समाज सेवा है तो ये नेता लोग सैलरी और पेंशन क्यों लेते हैं? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंडिया में एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है जो है लद्दाख प्रोटेस्ट, जिसे सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप इसे इधर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।